नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। वीर्य विश्लेषण यानी सीमन एनालिसिस। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी वीर्य की मतलब जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझने की कि ये क्या है, इसमें होता क्या है और शुक्राणु की बनावट कैसी होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। शुरू करने के लिए एक ऐसी बात जो शायद कई लोगों को चौंका दे। क्या आप जानते हैं कि वीर्य का ज्यादातर हिस्सा मतलब करीब 95% वो असल में शुक्राणु होता ही नहीं। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं होती। वो ज्यादातर तरल पदार्थ होता है। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है ना? और दिखाता है कि वीर्य कितना कितना जटिल है। बिल्कुल। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले वीर्य असल में है क्या? जैसा स्रोतों में लिखा है, ये पुरुष प्रजनन प्रणाली से स्खलन के दौरान निकलने वाला एक तरल पदार्थ है। जी आमतौर पर सफेद या भूरे रंग का होता है ये। बिल्कुल, लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक साधारण तरल नहीं है। ये कई अलग अलग अंगों और ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं उनका एक बहुत जटिल मिश्रण है। अच्छा। कौन कौन से अंग? इसमें वृषण यानी टेस्टिस का योगदान है, फिर वीर्यपुटिकाएं हैं, सेमिनल वेसिकल्स जिन्हें कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि है और यहाँ तक कि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां भी इसमें शामिल होती हैं। बाप रे, इतने सारे! जी हाँ। और इस मिश्रण के आप कह सकते हैं दो मुख्य हिस्से हैं। एक तो शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ जो असल में प्रजनन कोशिकाएं हैं, और दूसरा है वीर्य प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा। ये वो तरल हिस्सा है जिसकी आप बात कर रही थी, जो लगभग 95% होता है। और आपने कहा 95% प्लाज्मा। ये वाकई मतलब हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रजनन के लिए जो जरूरी चीज है शुक्राणु, वो असल में वीर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जी, मात्रा के हिसाब से तो बहुत छोटा। तो फिर इस 95% प्लाज्मा का काम क्या है? ये इतना ज्यादा क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो 95% प्लाज्मा है ना, ये सिर्फ शुक्राणुओं को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम नहीं है। अच्छा। बल्कि ये उनके जीवित रहने के लिए, उनको पोषण देने के लिए और वो सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचें, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण, एक माहौल तैयार करता है। इसकी अपनी बनावट भी काफी जटिल है। तो ये प्लाज्मा कहाँ-कहाँ से आता है? आपने कई ग्रंथियों के नाम लिए। हाँ, तो इस प्लाज्मा का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60%, वो आता है वीर्य पुटिकाओं से, मतलब सेमिनल वेसिकल्स से। 60% काफी ज्यादा है ये तो। बिल्कुल। और यहाँ से मुख्य रूप से निकलता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक तरह की शर्करा है। चीनी जैसा कुछ। हाँ, समझ लीजिए। ये फ्रुक्टोज शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, हाँ हाँ। वैसे ही शुक्राणुओं को तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये फ्रुक्टोज ऊर्जा देता है। अच्छा, तो ये उनका फ्यूल है एक तरह से। बिल्कुल। और इसके साथ ही सेमिनल वेसिकल से कुछ और पदार्थ भी आते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन है जिसका वीर्य के गाढ़ेपन से संबंध है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। और कुछ विटामिन और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। अच्छा, तो सेमिनल वेसिकल्स शुक्राणुओं के लिए एक तरह का एनर्जी बार और सपोर्ट सिस्टम जैसा हुआ। ये तो हुआ 60%। बाकी का प्लाज्मा कहाँ से आता है? अगला जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि का। लगभग 30% प्लाज्मा यहाँ से आता है। प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का स्राव भी कई जरूरी चीजें लाता है। इसमें कुछ खास एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम वीर्य की स्थिरता, मतलब उसके गाढ़ेपन को कंट्रोल करते हैं। गाढ़ेपन को कैसे? हाँ, एक एंजाइम है जो शुरुआत में वीर्य को जमाने में, मतलब कोएगुलेट करने में मदद करता है, और दूसरा एंजाइम है फाइब्रिनोलिसिन, जो बाद में उसे वापस पतला या द्रवित लिक्विफाई करने का काम करता है। जमना और फिर पतला होना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, पर यह बहुत जरूरी प्रक्रिया है। हम इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है। प्रोस्टेट के स्राव में और क्या होता है एंजाइम्स के अलावा? एंजाइम्स के अलावा प्रोस्टेट साइट्रेट जैसे पोषक तत्वों भी देता है। ये शुक्राणुओं के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। इसमें कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो शुक्राणु की गतिशीलता, मतलब उनके हिलने डुलने की क्षमता के लिए जरूरी हैं। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो प्रोस्टेट का स्राव करता है, वो है वीर्य को थोड़ा क्षारीय यानी अल्कलाइन बनाना। इसका पीएच लगभग 7.5 के आसपास होता है। क्षारीय क्यों? ये क्षारीयता इसलिए जरूरी है क्योंकि जो महिला प्रजनन पथ है उसका वातावरण थोड़ा अम्लीय एसिडिक होता है,
तो ये क्षारीयता शुक्राणुओं को उस अम्लीय माहौल से बचाने में मदद करती है, वरना वो नष्ट हो सकते हैं। समझ गई। तो प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरह से शुक्राणुओं के लिए सही माहौल बना रही है, उन्हें सुरक्षित रख रही है और उनके काम करने के लिए जरूरी औजार जैसे एंजाइम और मिनरल्स वो भी दे रही है। बिल्कुल सही। तो अब करीब 60 और 30 मतलब 90% प्लाज्मा का हिसाब हो गया। बाकी का 10% कहाँ से? आपने शुरू में बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का भी नाम लिया था। जी हाँ। तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के बाद जो बचा हुआ लगभग 5 से 10% हिस्सा है जी। वो दूसरी ग्रंथियों से आता है, जिसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां मुख्य हैं। अच्छा। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से एक चिकनाई वाला तरल पदार्थ मतलब श्लेष्म या म्यूकस वो स्रावित करती हैं। म्यूकस, इसका क्या काम है? ये म्यूकस स्खलन से ठीक पहले निकलता है और जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा उसको चिकना बनाता है। साथ ही अगर मूत्र का कोई अम्लीय अंश वहां रह गया हो तो उसे भी बेअसर कर देता है, ताकि रास्ता साफ और सुरक्षित हो। एकदम। ये सुनिश्चित करता है कि वीर्य और शुक्राणु सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि वीर्य प्लाज्मा सिर्फ पानी जैसा कोई तरल नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल मल्टी कॉम्पोनेंट फंक्शनल फ्लूइड है जो शुक्राणुओं की यात्रा के हर कदम पर उनकी मदद करने के लिए ही बना है, उन्हें ऊर्जा देने से लेकर सही गाढ़ापन बनाए रखने और सुरक्षा देने तक। बाकी में प्रकृति की इंजीनियरिंग कमाल की है। सच में। आपने पहले वीर्य के जमने और फिर पतला होने का जिक्र किया था जो प्रोस्टेट के एंजाइम से जुड़ा है। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया जिसे द्रवीकरण या लिक्विफेक्शन कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं, ये होता क्यों है? हाँ, ये वीर्य की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी पहलू है। जैसा आपने कहा, स्खलन के तुरंत बाद वीर्य गाढ़ा हो जाता है या कह लीजिए जम जाता है। तुरंत? हाँ, फौरन। ये होता है सेमिनल वेसिकल से निकले क्लॉटिंग एंजाइम की वजह से, जैसे फाइब्रिनोजन। इसी को प्राइमरी क्लॉट कहते हैं। लेकिन ये जमता क्यों है? इसका क्या फायदा है? देखिए, माना जाता है कि इस शुरुआती जमाव का एक उद्देश्य ये है कि वीर्य महिला प्रजनन पथ में स्खलन के बाद तुरंत बह ना जाए। ये उसे कुछ देर के लिए अपनी जगह पर टिके रहने में मदद करता है। अच्छा, ताकि वो वहीं रहे जहाँ उसे होना चाहिए। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर वीर्य हमेशा जमा ही रहे तो शुक्राणु हिल कैसे पाएंगे? हाँ, ये बात तो है। अगर कोई चीज गाढ़ी या जमी हुई है तो उसमें तैरना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा चरण आता है द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन। स्खलन के कुछ समय बाद, आमतौर पर 10 से 30 मिनट के अंदर, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकला एक और एंजाइम जिसका नाम हमने लिया था फाइब्रिनोलिसिन, वो इस जमे हुए वीर्य को धीरे धीरे घोलकर फिर से तरल बना देता है। 10 से 30 मिनट में? और यही वो समय है जब शुक्राणु हरकत में आते हैं? एकदम सही। जब वीर्य जमा हुआ होता है तो उसकी चिपचिपाहट मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है और शुक्राणु लगभग गतिहीन होते हैं, नॉन मोटाइल। हिल नहीं पाते। जी। जैसे ही ये थक्का घुलता है और वीर्य पतला होता है, शुक्राणु एकदम आज़ाद हो जाते हैं तैरने के लिए, और फिर वो अंडाणु यानी एग की ओर अपनी यात्रा शुरू कर पाते हैं। तो ये पूरा जमने और फिर द्रवित होने का जो साइकिल है, ये शुक्राणु की गतिशीलता के लिए और अंततः सफलतापूर्वक निषेचन फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण। अगर किसी वजह से वीर्य ठीक से द्रवित नहीं होता है, मतलब लिक्विफाई नहीं होता, तो ये बांझपन का एक कारण बन सकता है, क्योंकि शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये द्रवीकरण प्रक्रिया शुक्राणुओं के लिए एक तरह से हरी झंडी दिखाने जैसा है। अच्छा, अब तक हमने 95% वीर्य प्लाज्मा और उसकी जटिल भूमिका को समझा। जी। अब उन हीरो पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी बाकी के 5% शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ। स्रोत बताते हैं कि यही वास्तविक प्रजनन कोशिकाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। भले ही मातार्नी सिर्फ 5% हो, लेकिन वीर्य का सारा उद्देश्य इन्हीं शुक्राणुओं को सफलतापूर्वक पहुंचाना है। ये बनते हैं वृषण में, टेस्टिस में, और इनकी जो बनावट है, इनका स्ट्रक्चर, वो इनके काम के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होता है। एक सामान्य शुक्राणु को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: सिर, हेड, गर्दन, नेक, शरीर, बॉडी या मिडपीस, और पूंछ, टेल। चलिए सिर से शुरू करते हैं। सिर में क्या खास होता है? सिर अविश्वसनीय रूप से छोटा होता है, सिर्फ कुछ माइक्रोमीटर लंबा चौड़ा। लेकिन इस छोटे से पैकेट में बहुत कुछ भरा है। जैसे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस में पुरुष की आधी आनुवंशिक सामग्री यानी डीएनए बहुत ही सघन रूप में कंडेंस्ड फॉर्म में पैक होती है। यही वो जानकारी है जो निषेचन के बाद अगली पीढ़ी में जाती है। यानी बच्चे का जेनेटिक मेकअप यहीं से आता है, आधा। जी, आधा पिता से, और सिर के अगले हिस्से पर एक टोपी जैसी संरचना होती है। इसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम? हाँ, एक्रोसोम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्रोसोम में खास तरह के एंजाइम भरे होते हैं। फिर से एंजाइम? जी, जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है तो यही एक्रोसोमल एंजाइम अंडाणु की जो बाहरी परतें होती हैं उन्हें गलाने या भेदने में मदद करते हैं, ताकि शुक्राणु अंदर घुस सके और निषेचन हो पाए। अच्छा, तो एक्रोसोम एक तरह की जैविक चाबी हुई जो अंडाणु का ताला खोलने के काम आती है। ये तो कमाल है। हाँ, कह सकते हैं। सिर के बाद आपने कहा गर्दन और शरीर, इनका क्या काम है? सिर के ठीक नीचे एक बहुत छोटी सी गर्दन होती है जो सिर को शरीर से जोड़ती है। फिर आता है शरीर, या जिसे मध्य टुकड़ा भी कहते हैं। ये हिस्सा शुक्राणु का पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब ऊर्जा बनाने वाला? बिल्कुल। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के वो हिस्से होते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं, एटीपी के रूप में। यहाँ जो ऊर्जा बनती है वही पूंछ को ताकत देती है ताकि वो हिल सके और शुक्राणु तैर सके। समझ गई। तो सिर में ब्लूप्रिंट और चाबी है, शरीर में इंजन है जो ऊर्जा बना रहा है। अब बात करते हैं पूंछ की, जो शायद शुक्राणु का सबसे पहचाना जाने वाला हिस्सा है। हाँ, पूंछ शुक्राणु का सबसे लंबा हिस्सा होता है। सिर और शरीर की कुल लंबाई से कई गुना ज्यादा लंबी। इतनी लंबी? जी हाँ, ये एक फ्लैजिलम की तरह काम करती है, मतलब एक चाबुक जैसी संरचना जो लहराती है और शुक्राणु को तरल माध्यम में आगे की तरफ धकेलती है। इसी की वजह से वो तैर पाते हैं। बिल्कुल। इसी पूंछ की हरकत की वजह से शुक्राणु पहले वीर्य प्लाज्मा में और फिर महिला प्रजनन पथ के तरल में तैर पाते हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि पूंछ की बनावट में कोई भी गड़बड़ी हो, जैसे उसका आकार ठीक ना हो या वो टूटी भी हो, तो इसका शुक्राणु की गतिशीलता पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर पूंछ ठीक से काम नहीं कर रही तो शुक्राणु अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, भले ही उसका सिर और शरीर कितने भी स्वस्थ क्यों ना हो। हाँ, ये तो है। इसलिए पूंछ की संरचना और उसकी हरकत का सही होना प्रजनन क्षमता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी ये असामान्यताएं, ये गड़बड़ियां माइक्रोस्कोप में देखने पर साफ दिख जाती हैं, लेकिन ये भी संभव है कि आणविक स्तर पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, कोई ऐसी समस्या हो जो पूंछ की कार्यप्रणाली को प्रभावित करे, भले ही वो दिखने में सामान्य लगे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस इतने सूक्ष्म स्तर पर कितनी सटीकता, कितनी प्रिसिजन जरूरी है। ये सच में अद्भुत है। कैसे शुक्राणु की पूरी संरचना, सिर में आनुवंशिक जानकारी और निषेचन के लिए एंजाइम, शरीर में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र और पूंछ में गतिशीलता का तंत्र, सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समन्वित है, अंडाणु तक पहुंचना और उसे निषेचित करना। जी हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने वीर्य की जटिलता को काफी करीब से देखा, ये समझा कि ये सिर्फ शुक्राणुओं का झुंड नहीं है, बल्कि विभिन्न ग्रंथियों से निकले स्रावों का एक सोचा समझा कार्यात्मक मिश्रण है। बिल्कुल। जिसमें 95% हिस्सा प्लाज्मा का है, जो शुक्राणुओं के लिए कितना सहायक और सुरक्षात्मक है। हमने वीर्य के जमने और फिर द्रवित होने की उस अनोखी प्रक्रिया को समझा जो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए अनिवार्य है। हाँ, वो द्रवीकरण वाला पहलू। और अंत में हमने खुद शुक्राणु की बनावट पर गौर किया, कैसे उसका सिर, शरीर और पूंछ उसके मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सब जानना हमें प्रजनन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है, जहां हर घटक की, हर हिस्से की अपनी भूमिका है। अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। देखिए, हमने वीर्य की संरचना, उसके घटकों और शुक्राणु के हिस्सों की बात की, जैसा कि हमारे स्रोतों में दिया गया था। जी। लेकिन क्या केवल सही संरचना और सही घटक होना ही शुक्राणु की अंतिम सफलता यानी निषेचन तक पहुंचने के लिए काफी है? अच्छा सवाल है। विचार करने योग्य बात यह है कि इन स्पष्ट संरचनात्मक पहलुओं के अलावा और कौन से सूक्ष्म कारक, मतलब सटल फैक्टर्स, इसमें भूमिका निभा सकते हैं, जिनका जिक्र शायद इन स्रोतों में विस्तार से न हो। जैसे क्या बाहरी पर्यावरणीय कारक तापमान है,
जीवन शैली है, किसी तरह के विषाक्त पदार्थों का संपर्क है, या फिर व्यक्ति की अपनी आनुवंशिक पृष्ठभूमि, उसका जेनेटिक मेकअप, क्या ये सब शुक्राणु या प्लाज्मा की गुणवत्ता को उन तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं जो सीधे तौर पर हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई न दे? हाँ, ये मुमकिन है। प्रजनन के लिए जरूरी इस जटिल और नाजुक संतुलन को बनाए रखने में इन अनकहे, अनदेखे कारकों की भूमिका पर भी विचार करना मुझे लगता है महत्वपूर्ण है।